इस मंडल के हमारे मंडल के कार्यकर्तागण, बूथ के प्रभारी और हमारे शक्ति केंद्र के जो प्रभारी रहे हैं, और हमारे पार्टी स्वयं भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर संतोष पांडे जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष फागू सिंह जी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री शक्ति सिंह जी, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। और पहली बार भारतीय जनता पार्टी के इस मंडल स्तरीय बैठक में मैं उपस्थित हुआ। अभी कुछ दिन पहले हम जिले की बैठक में उपस्थित थे और लंबे समय से एक निर्णय लिया गया था। हमको लगता है 1.5 साल पहले 2024 का साल चल रहा है, 22 मार्च 2022 को ही निर्णय ले लिया गया। लेकिन हमने अनुरोध किया था शीर्ष नेतृत्व से कि थोड़ा सा मुझे भी काम करने का अवसर दिया जाए। ये गठबंधन की औपचारिक घोषणा की कोई जल्दबाजी नहीं। इससे जब हम और आप अंदर अंदर एकजुटता का परिचय देंगे, हम मिलते रहेंगे, बातचीत होती रहेगी, कमियां खामियां सब आता रहेगा, लेकिन हम भी पूरी ताकत झोंकेंगे और आप भी पूरी ताकत झोंकिए ताकि 2024 आते आते हम सभी लोग जब इसकी औपचारिक घोषणा करें तो एक नारा उससे निकले, हमारी ताकत को देख करके हमारे ही कार्यकर्ता, हमारे ही मतदाता इस बात की कल्पना करना चालू कर दें कि अब की बार। मुझे याद है वो दिन, ये जो नारा हम लोग चरितार्थ के तौर पर आगे बढ़ाने का जो संकल्प लिए हैं, जो यूपी में 80 की 80 जीत करके विपक्ष को 0 करने का प्रयास हम सभी लोगों ने जो बीड़ा उठाया हुआ है, कहीं न कहीं इसकी नींव 2022 में ही 22 मार्च को रख दी गई थी। और जो हम लोगों ने निर्णय लिया, इस निर्णय को हम लोगों ने गोपनीय तौर पर रखे रहे। शीर्ष नेतृत्व और उत्तर प्रदेश के नेतृत्व से वार्तालाप होती रही और हम लोगों को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली। बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार की मिली, क्योंकि बिहार में जिस प्रकार का उठापटक चल रहा था, इस उठापटक से शीर्ष नेतृत्व बहुत चिंतित था। और हम लोगों का जनाधार बिहार में ठीक ठाक है, हम लोग वहां काम भी करते हैं। जब शीर्ष नेतृत्व को इस बात की चिंता होने लगी कि बिहार में आखिर विकल्प कौन बनेगा, बार बार गठबंधन में तोड़फोड़ हो रही है, तमाम तरह के सत्ता पक्ष विपक्ष तमाम लोग उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, इसको हम कैसे मैनेज करेंगे। तो एक बार मैं, उसमें फागू चौहान जी राज्यपाल थे बिहार के, शीर्ष नेतृत्व के द्वारा मुझे जिम्मेदारी दी गई कि आप एक बार जाकर के राज्यपाल महोदय से मिलिए और मिलकर के बिहार की सिचुएशन को समझने का प्रयास करिएगा। हम और डॉक्टर संतोष पांडे जी, हम दोनों लोग बिहार गए, माननीय महामहिम राज्यपाल जी से मुलाकात किए। जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर आपका क्या जनाधार है। हमने कहा सर, मैं तो ये नहीं कह सकता कि बिहार की 40 जनपद में से 40 जनपद हम ही हैं, लेकिन हाँ, एक कम्युनिटी को हम लोग फेस करते हैं और उस कम्युनिटी को हम लोग चाहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के पैरेलल खड़ा रहे, ताकि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो तो हम आपकी मदद कर सके, जिससे कि आप अधिक से अधिक सीट वहां पर जीत सके। हम लोगों को निर्देश जारी हुआ कि आप लोग पूरी ताकत बिहार में लगाओ और इस बात की भनक तक नहीं होनी चाहिए कि भविष्य में हमारा आपका गठबंधन होना तय हुआ है, क्योंकि अगर इस बात की जानकारी हो जाएगी, चाहे यूपी में चाहे बिहार में, कि भाजपा और सुभाषपा एक साथ चुनाव मैदान में आगे आएंगे, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ऊर्जा के साथ साथ शिथिलता भी आ जाएगी। जहां पर हम पराजित हुए हैं 20,000, 25,000, 50,000 से, तो वहां वो हो जाएगा कि अब भाजपा आ गई है तो आराम से जीत जाएंगे, काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सारी चीजों पर हम लोगों ने अध्ययन करने के बाद निर्णय लिया और पूरी ताकत हम लोगों ने बिहार में झोंकने का कार्य किया। और आपको साथियों आश्चर्य होगा, 49 रैली हम लोगों ने करने का काम किया और 49 रैली करके पूरा वीडियोग्राफी बुकलेट बना करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुपुर्द किया गया, पीएम साहब को सुपुर्द किया गया और सबको जानकारी दिया गया कि अब आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं। बिहार में हमारी कम्युनिटी राजभर, रजवार, राजवंशी तमाम समाज के लोग हैं जिनको हम लोग फेस करते हैं, जिनको संगठन में जोड़ते हैं और एक जनाधार भारतीय जनता पार्टी के फेवर में खड़ा करने का प्रयास किया। और साथियों, बिहार में हमारी ताकत इकट्ठा हो गई, जिससे सेफ जोन में भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने खड़ा करने का प्रयास किया। बात आती है उत्तर प्रदेश की, हम सभी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर नदवा सराय में, और बात आती है घोसी लोकसभा की। माननीय प्रभारी जी ने सही बात बताया, आपने सही बात बताया। आज भी
जब तक औपचारिक घोषणा नहीं हुई थी माननीय प्रभारी जी, तब तक तमाम लोगों के मन में था कि अरविंद राजभर गाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। बहुत सारे लोग पूछे हमसे, पत्रकारों ने पूछा, बहुत सारे नेताओं ने पूछा, इवन कि हमसे शीर्ष नेतृत्व ने भी पूछा कि गाजीपुर लड़ने का मूड है क्या आपका। हमने कहा सर ऐसा मेरा कोई मूड नहीं है, हमारा बस एक मूड है। 22 मार्च 2022 को जो फैसला लिया गया था, 18 जुलाई को एनडीए की बैठक में जो फैसला लिया गया था, उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट जीत करके विपक्ष की ताकत को कम करने का काम जो हम लोगों को करना है, बस यही हमारा लक्ष्य है। बाकी आपका और साथियों, सीटें तो बहुत सारी थी। यहां पर सिर्फ प्रत्याशी बन करके मैं नहीं घूम रहा। माननीय प्रभारी जी, यहां पर हम उस समय से घूम रहे हैं जब कभी रसड़ा हमारा कार्यालय भी नहीं बना था। रसड़ा जो हमारा केंद्रीय कार्यालय है, उसके पीछे कारण भी रहा। 17 साल से हम लोग रसड़ा में निवास कर रहे हैं। मूलतः पैदाइश है बनारस की, बनारस वोट देने नहीं जाता। हमारे गांव के ग्राम प्रधान हमारे चाचा जी, उनको भी वोट मैं नहीं देता। हमारा नाम, गांव, सब कुछ, आईडी प्रूफ वगैरह सब रसड़ा का हो गया। और इसलिए नहीं हुआ था कि मुझे चुनाव लड़ना है, वो इसलिए हुआ था कि जब रसड़ा में अपना केंद्रीय कार्यालय बनाएंगे तो हम उत्तर प्रदेश को भी मैनेज करेंगे और बिहार को भी मैनेज करेंगे, यही रह करके पार्टी का विस्तार। लेकिन परिस्थितियां बदलती गई, कुछ इच्छाएं शीर्ष नेतृत्व की भी हैं। अभी माननीय प्रभारी जी, कल हम लोग थे मधुबन में, वहां भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक थी और भाषण में आते आते हमारे पदाधिकारियों ने कहा कि भाई अरविंद राजभर जैसा नेता तो भारतीय जनता पार्टी का अंग होना चाहिए था। ये बातें सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं, ये शीर्ष नेतृत्व भी यही बात कहता है कि अरविंद राजभर जैसा वक्ता अगर मेरे पार्टी में हो जाए, इनके जैसा मेहनत करने वाला हमारी पार्टी में अगर हो जाए तो मेरी पार्टी और ताकतवर हो जाएगी। ये बात आज की नहीं है, ये बात उस दिन की है जब 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले हमारा गठबंधन टूटा था। और ये गठबंधन इसलिए नहीं टूटा था, गठबंधन बस टूटा था, कुछ कम्युनिकेशन गैप था। कुछ लोग, मैं आरोप प्रत्यारोप इसमें कभी नहीं जाना चाहता, जो भारतीय जनता पार्टी की शक्ति को कमजोर करना चाहते थे, कुछ ऐसे लोग थे, अब है नहीं थे, जो लोग भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की शक्ति को कम करना चाहते थे। और हम लोग बार बार शीर्ष नेतृत्व से कहते थे सर सचेत रहने की आवश्यकता है, नहीं तो पूर्वांचल में भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने स्वाभाविक तौर पर है अपने संगठन की बातों को ही सुनेंगे, अपने नेताओं की बातों को सुना उन्होंने और निर्णय लिया। निर्णय लेने के बाद परिणाम स्वरूप आया कि हम पूर्वांचल की 6 सीटें हम हार गए। रिजल्ट आया, उसके बाद हम लोगों का कम्युनिकेशन टूटा नहीं। माननीय अध्यक्ष जी से और माननीय एचएम साहब से हमेशा वार्तालाप होता रहा, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमेशा मुलाकात होती रही। उनके द्वारा भी काम सौंपा गया कि हम लोग पूर्वांचल से हैं, ओम प्रकाश राजभर जी आप अपने काम में लगे रहो, कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त अगर मेरी आवश्यकता पड़े तो हमेशा मेरे दरवाजा मेरा आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर और सभी लोगों के निर्देश पर हम लोग हमेशा काम करते रहे, अपने संगठन को आगे बढ़ाते रहे और संगठन का निर्माण करते रहे। साथियों, आज विषय यहां आकर के खड़ा होता है। ये चुनाव 2 महीने का है। हम सभी लोगों ने निर्णय ले लिया है, हम सभी लोगों ने निर्णय ले लिया है, आप सबने निर्णय ले लिया है कि अब की बार 400 पर आपके मन मस्तिष्क में निर्णय हो गया, आपके कैडर में आ गया है कि यूपी में 80 के 80 मुझे जीतना है। अगर निर्णय आपने अपने मन में ले लिया है तो साथियों, निर्माण का वक्त आ गया है, निर्माण का वक्त आ गया है। विरोधी का काम है विरोध करना। अगर हम विरोधियों की बातों को सुनेंगे तो हमारी ऊर्जा क्षीण होगी, हमारी ऊर्जा कमजोर होगी, हमारी ताकत में बिखराव होगा, हमारी एकता में बिखराव होगा। ये संगठन क्यों बनाए जाते हैं? अपनी ताकत को इजाफा करने के लिए। ये संगठन इसलिए तैयार किए जाते हैं कि हमारी ताकत और बढ़े और हमारी ही ताकत के दम पर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी दम भरते हैं कि अब की बार 400 बार। उनकी असली ताकत, उनकी असली जान, उनका असली हौसला अगर कोई है तो कार्य करता है।
और यही बात माननीय जी ने हम लोगों को अवगत कराया था और हम लोगों ने साथियों टारगेट करके कि सबसे पहले वो सीटें जो हारी हुई सीटें हैं पहले उस पर पूरी ताकत झोंकना है, ताकि जितने वोट से भारतीय जनता पार्टी हारी है उसका 3 गुना वोट इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ को आगे बढ़ाने का काम करें। और साथियों वही काम हम लोग करना चालू किए। हम सभी लोगों को एक बात का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। देखिए वो युद्ध नीति भी होती है। बहुत सारे लोग तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप, वो एक प्रकार से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग है हमारे ऊपर। विरोधी इसको ट्रोल कर रहा है, विरोधी ट्रोल कर रहा है कि इनके बीच में विखंडन कैसे होगा, इनकी जो बूथ की शक्ति है, जो शक्ति प्रदर्शन करना है आने वाले 1 तारीख को, यह कैसे टूटेगा। इसलिए अंग्रेजों की नीति वो अपनाने का काम कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। आप जरा याद करिए विगत 3 चुनाव, अभी माननीय प्रभारी जी ने कहा स्वाभाविक तौर पर ऐसा हम टारगेट किए हुए हैं घोसी लोकसभा, क्योंकि मैं अब यहां आ गया और यहां के साथ साथ हम पूरे पूर्वांचल की 27 लोकसभा सीटों पर अपने कार्यकर्ताओं को चापे हुए हैं कि कोई भी चूक नहीं होना चाहिए। और जो भारतीय जनता पार्टी का नारा था अपना बूथ सबसे मजबूत, उसी लक्ष्य को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हर जगह पार्टी कार्यकर्ता लग गए हैं। मेरा आदेश हो गया, नेताजी का आदेश हो गया, वो नहीं पूछ रहे प्रत्याशी कौन है, उनके दिमाग में बस एक चीज घूम रहा है, भाजपा का झंडा हाथ में उठाओ, एक हाथ में भाजपा का, एक हाथ में सुभाषपा का, और बूथ की तैयारी चालू कर दो, प्रचार प्रसार चालू कर दो कि आने वाले जब एक तारीख को जब इधर पूर्वांचल में मतदान होगा तो अन्य जगह पर कमल का बटन दबेगा और घोसी में छड़ी का बटन दबेगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, सारे संकोच को हटा दीजिए। पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम थोड़ा सा सर जाना चाहेंगे राम और रावण की लड़ाई में। आप अंतिम प्रसंग को देखिएगा, जब रावण के नाभि में भगवान राम का बाण लगता है और धराशाही हो जाता है। भगवान राम जी बोलते हैं कि लक्ष्मण को कि जाकर के इससे ज्ञान ले लो, और लक्ष्मण जी उसके चरण के सामने न होकर के उसके मस्तिष्क पे चढ़ जाते हैं। ये जो सारी चीजें हैं इससे हम सब लोग भी सीखते हैं। ये वक्त नहीं है पंचायत करने का। एक तरफ मेरठ से पहली बार शंखनाद हुआ, माननीय मोदी जी ने मंच से कहा कि दम हो तो मैदान में आके देख लो, समझ में आ जाएगा कि प्रचंड लहर किसकी चल रही है। और दूसरी तरफ अगर हम लोग बैठ करके आपसी पंचायत करना चालू कर दें तो शायद मुझे लगता है कि मोदी जी का सपना अधूरा रह जाएगा। और अगर मोदी जी इस घोसी लोकसभा क्षेत्र में आते हैं और वो ये संकल्प देते हैं कि अब की बार 400 पार और 80 की 80, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि पंचायत करने के चक्कर में दुविधा में दोनों गई माया मिली न। साथियों, जो एनडीए का मकसद है विपक्ष को एकदम पंगु कर देना, इन विपक्ष के लोगों ने बहुत जुल्म ढाया है। आज भी हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ता जो ग्रामीण स्तर के हैं, बूथ स्तर के हैं, आप अच्छी प्रकार से भली बात ही जानते हैं कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वो चाहे हमारे कार्यकर्ता हो चाहे आपके कार्यकर्ता हो, कुल मिला के एनडीए के कार्यकर्ता जो हैं, जो विपक्ष के द्वारा समस्याएं पैदा की गई हैं, हमारी सरकार, आपकी सरकार उन समस्याओं के समाधान में नित्य दिन लगातार क्रमवार उस समस्या का समाधान कर रहा है। इसलिए मेरा आग्रह होगा कि हम सभी लोग, जब शीर्ष नेतृत्व ने स्वीकार कर लिया, और यह भी है अगर स्वीकारता नहीं होती तो नुकसान बहुत बड़ा होता, लेकिन अब ये देश नुकसान सहने की क्षमता नहीं है इसके अंदर। इसलिए हम लोगों ने भी कहा कि सारी बातें भुला दिया जाए, बीती बात विसारते आगे की सुध ले, पीछे की सारी बातें भूल करके बस एक संकल्प पीएम और एचएम द्वारा मिल गया, सीएम साहब के द्वारा मिल गया कि ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल की 28 की 28 सीट मुझे चाहिए। और हम लोगों ने 2 साल में पूरी ताकत झोंक दिया और उनको आश्वस्त कर दिया। रिपोर्ट भी यही गया हुआ है कि पूर्वांचल की 28 की 28 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगी। साफ साफ बात है। माननीय प्रभारी जी ने कहा जब सदन में कोई बिल पास होगा
और आपके वोट से, आपके सहयोग से जब आपका भाई जीत करके सदन में जाएगा, तो जब माननीय प्रधानमंत्री जी जब किसी भी बिल को पास करेंगे, तो मेरी इतनी हैसियत है कि प्रधानमंत्री जी हाथ उठवाएं और सारे सांसद 399 या 400 पार, हम कह दें एक एग्जाम्पल के तौर पर कि 400 लोग हाथ उठा दें और अरविंद राजभर का हाथ नीचे रह जाए, ये संभव कैसे हो सकता है? साथियों, थोड़ा सा विचार में टकराव हुआ था। हमारे बहुत सारी बातें जो हाइड है उसको, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म की बातें हैं, वो हम नहीं कहना चाहेंगे। हम लोग भले ही दूर दूर रहे, लेकिन हमेशा एक दूसरे से वार्तालाप, योजनाएं कैसे बन रही हैं, और बहुत सारी चीजों के बाद एक अंतिम बात कहते हुए माननीय प्रभारी जी हम विदा भी लेंगे। 2022 की सरकार जो बननी थी, सबको याद होगा कि पूर्वांचल से एक यात्रा निकाली गई थी, और जब यात्रा निकली करीब 15 दिन के बाद हमारा लखनऊ में एक आवास क्या है, एक किराए का आवास है सर, पशुपति, दैनिक जागरण चौराहा के बगल में है। माननीय प्रधानमंत्री जी के जो वर्तमान व्यवस्थी है संजय भवासर सर, पीएम साहब का सूचना आया था कि राजभर जी अब बस हो गया, इतना तक काफी है, इसके बाद भाजपा की सरकार बनानी है। साथियों, हम लोगों ने पूरी ताकत लगाया और लगा करके ये देखा गया कि कहां पर ये स्थिति सकारात्मक और कहां तक नकारात्मक। जहां जहां पार्टी चुनाव लड़ी वहां हम खड़े रहे, बाकी जहां नहीं लड़ी छोड़ दी। तो कुल मिला जुला करके साथियों, हम सभी लोगों को पूरी ऊर्जा में रहना है, पूरी ताकत में रहना है। अगर हम लोग छोटी छोटी बातों को लेकर के संशय पैदा करेंगे, छोटी छोटी बातों को लेकर के अगर आपस में कटुता की भावना रहेगी, आपस में अगर हम सहयोग, समन्वय और सामंजस्य नहीं स्थापित कर पाएंगे, तो जो निर्णय माननीय पीएम साहब ने ले रखा है, हम उसका निर्माण नहीं करेंगे। हम सभी लोग जितना भी समय बचता है, माननीय प्रभारी जी ने सही बात बताया कि हमारे कार्यकर्ताओं को, हम लोग भी कार्यकर्ताओं को यही निर्देश देते हैं कि भैया 60 दिन, हम 60 दिन थोड़े काम करेंगे। हम 100 गीदड़ पालने से अच्छा है कि एक शेर पाल के रखा जाए, और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता शेर की हैसियत में रहता है, इससे मुझे कोई संकोच और संदेह नहीं, मुझे कोई संकोच नहीं है, कोई संदेह नहीं है। हम तो यहां तक आ गए हैं, हम तो आपसे अनुमति ले रखे हैं, लोकसभा प्रभारी से अनुमति ले रखे हैं, संयोजक साहब से अनुमति ले रखे हैं कि सर आप आदेश करिए, हम गांव गांव के कार्यकर्ताओं से भी मिलकर के उनके साथ बैठ के बात करेंगे, उनका चाय भी पिएंगे, उनसे बात भी करेंगे, और उनको कभी महसूस नहीं होने देंगे कि हम सुभाषपा के प्रत्याशी हैं। हम इस चीज का एहसास करा देंगे कि हम एनडीए के प्रत्याशी हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, सुभाषपा भी दूर खड़ी है। इसलिए हम इस बात को कहते हुए कि विश्वास रखिएगा। थोड़ा सा मैं अपना परिचय ये भी दे दूं, क्योंकि थोड़ी सी सर जो मैसेज कन्वे हो रहा है प्रत्याशी को लेकर के, तो आपका प्रत्याशी किसी से हल्का नहीं है। कोई पैसे का दम दिखा रहा है तो हम अपनी विद्वता का दम दिखा रहे हैं, कोई अपने पैसे की ताकत दिखा रहा है तो हम अपनी शिक्षा की ताकत दिखाएंगे, और ये बताएंगे आने वाले समयों में कि जो यहाँ की जनता ने कल्पना भी नहीं किया होगा, उस काम को आने वाले समयों में हम करके दिखाने का भी काम करेंगे, क्योंकि मेरा रिसर्च ही राजनीति पर रहा है। और आप सबके आशीर्वाद से, गरीब परिवार से उठे यहाँ तक आए, और आप सबके आशीर्वाद से एजुकेशन में भी मैं कभी कोई कमी नहीं छोड़ा। डबल पीएचडी और इसके साथ साथ ट्रिपल एमए, नेट क्वालिफाई, एमफिल भी हूँ, डिग्री की भी कोई कमी नहीं है। और ये सारी पढ़ाई लिखाई मैं राजनीति करने के लिए किया हूँ, नौकरी के लिए नहीं किया। मेरी बचपन से इच्छा रही है राजनीति करना, और साफ सुथरी राजनीति करना, और राजनीति करके जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि राजनीति में पढ़े लिखे लोग प्रवेश करें, और देश की तरक्की में जब तक पढ़े लिखे लोग अग्रिम श्रेणी में नहीं आएंगे, तब तक देश का विकास सिर्फ विकासशील रह जाएगा, विकसित नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने भी यह संकल्प लिया कि अगर पीएम साहब ने इस देश को विकसित देश घोषित करने का संकल्प लिया है, तो जो विकासशील की व्यवस्थाएं चल रही हैं उसमें हम लोग भी अपना योगदान दें, और योगदान दे करके 80 की 80 सीट जो जीतने का लक्ष्य है, हम 79 नहीं चाहते, 80 चाहते हैं। और ये 70 लोकसभा है, ये 70 लोकसभा है। हमको आपको प्रण लेना पड़ेगा कि अगर
69 लोकसभा जीतते हुए 70 में प्रवेश करते हैं तो 70 के बाद ही 71 होगा और उसके बाद 80 तक जाएगा। तो 69 जीत गए, 70 जीतने की बारी है। पिछली बार कहीं न कहीं थोड़ी कमियां रह गई थी, लेकिन जो लोग सिनेरियो तैयार कर रहे हैं प्रभारी जी, वो सब हम लोगों के पक्ष में ही है। और अगर हर चीज अपने पक्ष में है, विचारधारा अपने पक्ष में है, माहौल अपने पक्ष में है, माननीय पीएम साहब के कार्य अपने पक्ष में है, तो हम सभी लोग अपने पक्ष में रहें और अपने मनोबल को बना के रखें, अपने हौसले को बना के रखें। आने वाला समय हम लोगों का है और आने वाले समयों में बस एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी कभी भी चुनाव के बाद चर्चा हो तो फिर यहाँ पर हम लोगों को अपना सर झुकाना न पड़े। क्योंकि कार्यकर्ता अगर यहाँ कुछ अनबन होती है तो साथियों विपक्ष यही आरोप लगा रहा है। अब बैक में जाइए, थोड़ा सा हम घोषी में ही खड़े हैं। सुरेश जी हैं, आपके मंडल के नेता हैं। चुनाव में भी हम लोगों की खूब मुलाकात हुई और हम लोगों ने पूरी ताकत लगाया। ये आप लोग भी इस चीज का महसूस किए होंगे कि कितनी ताकत हम लोगों ने लगाया। जैसे विपक्ष इसी बात का एजेंडा बना रहा है, घोषी उपचुनाव को लेकर के, वो आपकी ईमानदारी निष्ठा पर प्रश्न नहीं लगा रहा है। वो माननीय मोदी जी के, माननीय योगी जी के और माननीय अमित शाह जी के ताकत पर प्रश्न लगा रहा है, उनके काम पर प्रश्न लगा रहा है। हमको आपको तय करना है कि ये छोटा सा उपचुनाव जिसमें हमें हार मिली, उसको आधार बना करके ये हमारे 400 का जो हम नारा दे रहे हैं, इसको डेमोलाइज करने का प्रयास करें कि कैसे हो पाएगा। घोषी तो हार गए और हम सबको पता है कि अगर बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी लड़ गया होता तो समाजवादी की भी हैसियत समझ में आ गई होती, तो क्या स्थिति घोषी में होती। लाख विरोध के बाद भी हमारा प्रत्याशी चुनाव जीतता और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का मनोबल भी बढ़ता है। इसलिए साथियों कि घोषी उपचुनाव से इस चुनाव को न देखा जाए। आपने खुद ही इतना वोट दे रखा है कि विपक्ष उसी से धराशायी है और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें, हम करें तो क्या करें। लेकिन हमको जो करना है, हम सभी लोग आपस में सामंजस्य स्थापित करके, एक दूसरे का सहयोग करके, यहां से इस सीट को जीत करके माननीय मोदी जी के झोली में डाल करके तीसरी बार माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लेना है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अंतिम बात कहते हुए, कभी भी किसी भी वक्त हमारे लायक जो भी आदेश हो, किसी भी समस्या से संबंधित या कोई भी बात हो, आप जरूर हमको बताने का काम करिएगा। क्योंकि अंतिम काम जो है वो ग्रामीण का विकास ही है। हमारे दिनेश जी बैठे हुए प्रधान हैं और आपके भी तमाम लोगों के गांव में प्रधान जी लोग हैं, तो रहते हुए चाहे हारे हुए चाहे जो लोग भी हों, हमारा बस आग्रह होगा, ये चुनाव 2 महीने के बाद खत्म हो जाएगा, 1 तारीख को वोट के बाद। उसके बाद भी अपने गांव संबंधी, यहाँ सब कार्यकर्ता ही हैं, अपने गांव संबंधी कोई भी काम होगा आप जरूर हमको बताने का काम करिएगा, जिससे कि आपको किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े, और सामना अगर करना पड़े तो सिर्फ उसके समाधान का करना पड़े। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस भीड़ में बैठे हुए जो हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आवाज अभी कमजोर है, थोड़ी और ऊर्जा लगाइए। हम जानते हैं कि हम लोग नाश्ता करके नहीं आए हैं, हम लोग नाश्ता करके नहीं आए हैं क्योंकि पहली मीटिंग थी। हमारे प्रभारी भी नाश्ता करके नहीं आए हैं और हम लोग भी नहीं आए हैं नाश्ता करके। हम सभी लोग यहाँ पर नाश्ता करेंगे, मिठाई भी आया था, सब लोग खाएंगे। तो थोड़ा जोर से बोल जाइए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय सुहेलदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सुहेलदेव, जय भारत, जय श्री राम, जय युवा शक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद।